हमारे घरों में इतने पैसे नहीं होते थे, खाना नहीं होता था कि हम अपनी 2 बहनों को रख सकें। के लिए पापा जो है वो उनको अपने नानी घरों में रह के अपना जीवन यापन करती थी। पूरे दिन में 1 बार ही खाना बनता था हमारे घरों में, बाकी का जो है शाम सुबह, आप समझो कि सुबह खाना आता था, सुबह पापा लाते थे पैसे कमा के, तो रात में खाना बनेगा और रात में आएंगे तो सुबह बनेगा। ऐसा पूरा सिचुएशन था। 12-13 साल का रहा हूँगा। उस समय हमने केले के पेड़ से बिजली बनाई थी। 17 साल की पूरी तपस्या, 17 साल की पूरे मेहनत को करके आज हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। आज मेरी खुद की कंपनी है, कई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जो मैंने पिताजी की आंखों में दर्द देखा था, जो मैंने पिताजी की आंखों में सपने देखे थे, उस सपनों को हमने पूरा कर दिया, उस दर्द को हमने पूरा किया। देशवासियों को नमस्कार। मेरा नाम गोपाल जी है और मैं बिहार राज्य के छोटे से डिस्ट्रिक्ट भागलपुर का एक छोटा सा गांव, जो कि गंगा और कोसी के बीच में बसा हुआ है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा गांव है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी वजह से साल के लगभग 3 से 4 महीने वहाँ की स्थिति बाढ़ वाली रहती है। और जैसा कि मैं इस समय एज ए साइंटिस्ट के तौर पे, एज ए फाउंडर के तौर पे मैं कार्य करता हूँ। मैं भारत में बनाना बॉय के नाम से जाना जाता हूँ और गूगल प्रोक्लेम्ड मैं यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया भी हूँ, और जो पिछले 9 सालों से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मेरा जो मेन फोकस काम होता है वो होता है जो केले का जो वेस्ट होता है। आप सभी जानते हैं कि जो मेरा गांव है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, वहां पे केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा केले का उत्पादन करता है। 33% के लगभग यहाँ पे केले का प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड का। और लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि जब बनाना का फ्रूटिंग होता है, जब केला बड़ा हो जाता है अपने पौधों से निकल के, फ्रूटिंग जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो केले के पेड़ को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, जो किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी बहुत ही छोटे किसान हैं। वो केले की खेती किया करते थे। हमारा जो जीवन यापन था वो केले के ही फसल पे निर्भर करता था। और आपको पता है कि जो फार्मर्स है देश के अंदर में, उनकी क्या स्थिति है। तो मैं अगर बात करूं तो 2008 ईस्वी की बात है। जब मैं बहुत छोटा था, उस समय मैं 7 से 8 साल का रहा हूँगा। और उस समय हमारे गांव में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई, जो कि हमारे जीवन की एक टर्निंग पॉइंट आई कि हमारा जो लाइफ है वो आज के समय में बदल गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 2008 ईस्वी में एक भयानक बाढ़ आई, जिसमें मेरा पूरा घर, मेरा जो जहाँ रहता था, पूरा गाँव जलमग्न हो गया। पूरा जो खेत था जहाँ पे खेती की गई थी, वो पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। तो पिताजी जो है उस समय के जो खेती थे वो लोगों से पैसे लेकर के, साहूकारों से पैसे लेकर के वो खेती किया करते थे। जब उनका पूरा फसल डूब गया, तो जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है, केले का पेड़ वो बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, जिसकी वजह से आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो उसमें वो टूट जाता है। तो बाढ़ में भी पानी में वो डूब गया, तो वो बस 1 आध महीने में ही गल जाता है, पानी में ज़्यादा दिन रहने के बाद। तो पिताजी जो थे वो बहुत ही प्रॉब्लम में थे। उनकी जो आंखें थी, उनका जो वो हमने उनका जो शक्ल पे जो एक उम्मीद देखा था, वो टूटते हुए हमने देखा। तो एक छोटा सा बच्चा, नादान बच्चा, वो पूछना चाह रहा था कि आखिर ऐसे क्या दिक्कतें आ गई कि आप इतना परेशान हो। गाँव तुम्हें तो सबके प्रॉब्लम आई है, सबके घरों में पानी आई है, लेकिन उन्होंने जो हमें बातें बताई वो हमारे दिल को कहीं ना कहीं छू गई। वो हमें ऐसा लगा कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। तो मेरे पिताजी ने बताया कि जो केले का पेड़ से वो जो साहूकारों से पैसे लेकर के, वो जो कर्ज लेकर के उन्होंने खेती की थी, वो पूरा डूब गया। अब वो पैसे लौटाएँगे कैसे? हमारे घरों में खाना कैसे बनेगा? और इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद हमारे पिताजी जो थे वो हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने हमें एक बात बताई कि जो केले का पेड़ है, तो वो एक बच्चा था, उसने उनसे पूछा कि आखिर जिस तरह का केले का पेड़, जिस तरह का आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, ठीक है? वो भी सूखने के बाद, डूबने के बाद वो बिक जाता है, उसे कोई ना कोई खरीद ले जाता है। उसी तरह केले का पेड़ भी खरीद के ले जाएगा। एक छोटे से बच्चे ने पूछा अपने पिता से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, इससे कोई खरीद के लेके नहीं जाएगा। तो मैंने पूछा क्यों? तो उनके पास वो जवाब नहीं था। तो मेरे जो दिल में थे, मेरे जो अंदर था, मुझे ये लगा कि आखिर इसको कोई लेके क्यों नहीं जाता है। फिर मैंने उसी समय अपने दिमाग में सोचा था कि हमको इससे ऐसा कुछ बनाना है। जो मेरे पिताजी ने कहा था कि इससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता है कि लोग इसको खरीद के लेके जाएँ, ऐसा कुछ इसका कोई यूज़ नहीं है, आफ्टर यूज़ नहीं है। तो मैंने उसी समय ये सोचा था कि हम इसके जो पेड़ हैं, जो वेस्ट है, इससे हम कुछ ऐसा बनाएँगे ताकि आने वाले समय में इसे भी कोई खरीद के लेके जाएगा। ये एक छोटा से बच्चे के दिमाग में सोच थी। मुझे नहीं पता कि हम क्या बनाएँगे, कैसे करेंगे, बस एक सोच था।
अब उसी सोच को आगे बढ़ने के लिए जो पॉइंट्स आते हैं, जो डॉट्स आते हैं, लाइफ क्या है, एक डॉट्स है, जो डॉट्स धीरे-धीरे कनेक्ट होते रहते हैं। जब कई सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो आपकी एक पूरी लाइफ की लाइन बनती है, ज़िंदगी बनती है। तो उसी तरह हमारे ज़िंदगी का ऐसा 2008 में एक डॉट्स आया था, वो प्रॉब्लम आया, वहाँ से हमारी जो जर्नी है वो कहीं न कहीं शुरुआत हुई कि एक हमने जो समंदर देखा, बाहर का समंदर देखा, हमने पूरा जो प्रॉब्लम देखा, हमने पिताजी की आँखों में जो वो दर्द देखा, उस दर्द को हमने जो है सोचा क्या कि इससे कुछ ऐसा बनाया जाए। अब हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी, हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं था। मैं घर में मैं कहूँ तो 6 लोगों का मेरा परिवार है। 2 मेरी बड़ी से बड़ी बहनें हैं, 2 मैं, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है। तो 4 भाई-बहन मैं हूँ और 2 मम्मी-पापा, 6 लोग का पूरा परिवार था। हमारे घरों में इतने पैसे नहीं होते थे, खाना नहीं होता था कि हम अपनी 2 बहनों को रख सकें। तो उसके लिए पापा जो है वो अपने नानी घरों में रह के अपना जीवन यापन करती थी। हम और मेरा छोटा भाई और मम्मी-पापा साथ रहते थे। बहुत प्रॉब्लम हमने देखा, बहुत ज़िंदगी हमने कष्ट से गुज़ारी। तो वो सब जो प्रॉब्लम हमने देखा, जो सॉल्यूशन, उसका क्या सॉल्यूशन था? या तो मैं एक चीज़ कहूँ तो कहीं न कहीं वो डेवलपमेंट को करना था, कहीं न कहीं मुझे भी कुछ बड़ा करना था। तो आप बिहार से आते हो, आपका बैकग्राउंड अगर बिहार का है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो समाज है, वो कहीं न कहीं जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ या सरकारी नौकरी की तरफ या नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं हमारे समाज के लोग। तो उसी तरह हमारे पिताजी का भी सपना था कि मेरा जो बेटा है वो कोई न कोई सरकारी नौकरी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है? तो उसी तरह उसी दिशा में फिर हम लोगों ने अपना पढ़ाई-लिखाई पिताजी ने किसी तरह अपने कराई। मेरे गाँव में एक सर थे, उनके यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते थे, मेरे पापा के पास पैसे नहीं था, लेकिन हम उनके यहाँ पे गुरुकुल की तरह पढ़ाई करते थे, उनके सेवा-सत्कार करना, उसके एवज़ में मुझे वो शिक्षा देते थे। लेकिन जो सर थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने हमें ये सिखाया क्या कि ज़िंदगी में जो विज्ञान होता है, जो साइंस होता है, कहीं न कहीं मेरा झुकाव साइंस की तरफ ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा क्या कि किताबें जो होती हैं वो पढ़ कर के आगे सोचने के लिए बनी लिखी गई होती हैं। विज्ञान हमेशा जो कहा जाता है क्या कि हम लोग दिक्कत क्या करते हैं, जो आज के समय में जो स्टूडेंट हैं, आज के समय में जो लोग हैं, वो विज्ञान को हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम पढ़ के इसमें नंबर्स लेके आ जाएँगे, कोई 90%, कोई 95%, तो वो मार्कशीट के पीछे भागते हैं। तो मेरा ये मानना है कि विज्ञान कभी पढ़ने की चीज़ है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को अभी ये कंट्रोवर्सी लगेगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो इस तरह से हमारी जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई हम धीरे-धीरे करते रह गए। बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत सिचुएशन आया कि दिन में, पूरे दिन में 1 बार ही खाना बनता था हमारे घरों में, बाकी का जो है सुबह मैं तो समझो कि सुबह खाना आता था, सुबह पापा लाते थे पैसे कमा के, तो रात में खाना बनेगा और रात में आएँगे तो सुबह बनेगा। ऐसा पूरा सिचुएशन था। बहुत ही मतलब साल का 3-4 हज़ार रुपए, 5 हज़ार रुपए पापा की अर्निंग थी पूरे साल की। और उसमें भी बहुत मुश्किल से घर चलता था अपना। लेकिन कहीं न कहीं हमारे पिताजी ने हार नहीं मानी, हमने हार नहीं मानी, हम आगे बढ़ते चले गए। फिर जब कहानी आती है कि जब मैं आगे बढ़ा, कि जब मैं 8वीं क्लास में गया, अपने मैं हाई स्कूल में मैंने जब एडमिशन किया। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तुलसीपुर हाई स्कूल जो है मेरे गाँव से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हमारा स्कूल था। वहाँ पे जाके हमने अपनी पूरी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की। मैं पूरा बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। पूरे हिंदी मीडियम से हमने पढ़ाई की है। लेकिन हमारे को वो बेस्ट कपड़ा हमें हमारा पसंदीदा था। तो एक दिन क्या होता है, मेरे पिताजी केले की खेती करते थे। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जब बच्चे होते हैं, या फिर जब जब आप उनके आप जब किसान परिवार में पैदा होते हैं, तो आपको भी उनका हाथ बटाना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत होती है। तो मैं पिताजी का हाथ बटाता था, मैं बड़ा भाई था, तो जब वो केला का पेड़ काटते थे, तो हमको उसको उठा कर के मेड़ पे लाके रखना पड़ता था खेत में। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने ना कपड़ा जो है वो पहन के मैं चला गया, नया वाला जो हमें मिला था, जो जिसकी मतलब आप समझिए। तो उसको मैं चला गया, तो जो केला का रस था, जब मैंने उठाया तो केला का रस जो कपड़े पे पूरे लग गया। तो जो एक दाग का काम करता था, वो जब सूख गया ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर दाग लग गई। तो वो छूट ही नहीं रहा है, वो छूट ही नहीं रहा है। अब हमारे अंदर डर है कि मम्मी अब हमारी पिटाई करेगी, अगर नहीं छूटेगा तो कैसे क्या होगा, ठीक है? तो मम्मी से उसको बचाना था, फिर भी नहीं छूटा, लेकिन मम्मी को पता चल गया, फिर हमारी बहुत पिटाई हुई थी। लेकिन हमारे दिमाग में बैठ गया कि आखिर ये दाग छूट क्यों नहीं रहा है? आखिर ऐसा क्या इसके अंदर में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि ये छूट नहीं पा रहा है? आप लोग को सबको पता है, उसका लग जाता है तो नहीं छूटता है, ठीक है? फिर जब मैं अपना 9th क्लास में गया, तो उसमें हमने पढ़ा कि एक्चुअली जो हमारे स्कूल्स थे ना, वहाँ पे लैब था। तो उस लैब का यही काम होता था कि इस लैब में सामान सारे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है।
अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो 70% 30% का कॉन्सेप्ट है, 70% थ्योरेटिकल और 30% जो है प्रैक्टिकल होता है। तो हमारे स्कूल्स में जो है लैब फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये सारे लैब्स अवेलेबल थे, लेकिन सब में ताला लगा हुआ था। हम स्कूल में थोड़े से पढ़ने में थोड़ा ठीक-ठाक थे, ठीक है। उसके बाद हमारे टीचर ने हमें 2-4 बच्चों को लेके गए कि उस दिन इंस्पेक्शन आने वाला था स्कूल के अंदर में, तो वो जो है वो जो लैब था उनका ताला खुला, तो वहाँ पे साफ-सफाई करनी थी। वो बहुत सारे झाले लगे हुए थे, हाँ, सामान-वामान बिखरा पड़ा था, आपके जो एसिड-वेसिड सब बिखरे पड़े थे, तो उनको साफ-सफाई करना था। तो हम लोग झाड़ू लेके साफ-सफाई करने लगे, तो मेरे हाथ से जो है वो एसिड का एक HCl का एक बीकर था, उसमें HCl था डब्बे में, वो जब शीशे का डब्बा होता है, जब उसका हमारे हाथ से लग के वो नीचे गिर गया फर्श पे। तो फर्श पे ना फिर उसी तरह से एक दाग लग गया जो हमारे केले के पेड़ स्टेम से लगा था। तो वो भी दाग जो है पूरा हमने कोशिश की धुलने की, कोशिश की उसको हटाने की, लेकिन वो भी नहीं हट रहा था। तो मेरे दिमाग में एक कनेक्शन आया कि अच्छा वहाँ से भी दाग नहीं हट रहा है, यहाँ से भी दाग नहीं हट रहा है। अब इसके पीछे हो सकता है कुछ ना कुछ इसके अंदर रिलेशन हो। तो मुझे नहीं पता कैसा रिलेशन था। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई करी कि अगर हम एसिड या बेस का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उससे चार्ज जनरेट होता है, चार्ज सेपरेट होता है इलेक्ट्रोड पे। तो हमने क्या किया कि स्कूल्स के अंदर में जो था अब इलेक्ट्रोलाइसिस करना था हमें, तो हमने के जो है स्कूल से इलेक्ट्रोड और कैथोड 2 था और वोल्टमीटर, ये दोनों हमने चोरी कर लिया था। अभी तक हमारे टीचर को पता नहीं है ये बात। कभी-कभी चोरी करना अच्छा होता है, आपकी ज़िंदगी बन बन सकती है। तो जब मैं वहाँ पे अपने घर लेके गया तो इलेक्ट्रोड जो था के पीछे, मेरे घर के पीछे केले की खेती होती थी, वहाँ पे हमने केले के पेड़ में दोनों इलेक्ट्रोड डाल दिया और फिर हमने जब वोल्टमीटर चलाया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि हो छोड़ो, फिर पापा ने फिर कुछ काम करने के लिए बुला लिया, मैं डर के भाग गया वहाँ से। लेकिन 24 घंटे के बाद जब हम फिर आके देखते हैं तो कि उसमें ना वोल्टमीटर का काँटा जो है वो हिल-डोल रहा है। तब मुझे ये समझ में आया कि कहीं न कहीं जो है इसके अंदर में कुछ न कुछ साइंटिफिक प्रक्रियाएँ हो रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रही थी। तब जाके फिर हमने इसके ऊपर काम किया, हमने अपने टीचर को बताया ऐसा-ऐसा बात है। फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करके हमने उस समय, जब मैं 9th क्लास में था, 9th या 10th में था, तभी मैं 12-13 साल का रहा होऊँगा। उस समय हमने फिर केले के पेड़ से बिजली बनाई थी। ये मेरा पहला इन्वेंशन था। इसके लिए हमें भारत सरकार से इंस्पायर अवार्ड मिला और उसके बाद हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई। मैं कहानी बताऊँ तो हमारे पास पढ़ने-लिखने के भी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम अपने आगे की जीवन की पढ़ाई में कर सकूँ, क्योंकि पिताजी के पास वो पैसे नहीं थे कि हम एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, कहीं बढ़िया पढ़ा सके। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये लग रहा था कि ये इनोवेशन कहीं न कहीं हमें आगे लेके जाएगा। फिर मैं इस इनोवेशंस को लेके अलग-अलग जगह पे गया। इंस्पायर अवार्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट जीता, फिर मैं नेशनल लेवल पे पहुँचा। फिर मैं इस ये सब होते-होते 2 साल निकल गया हमारा। फिर हमने किसी तरह जो है अपनी पढ़ाई भागलपुर में रह के, हमारी जो बहन थी उसने ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के हमें पढ़ाया और हमने भी जो है अच्छा से, उस समय आप जानते हैं हर कोई जब 12वीं-11वीं में जाता है बिहार के अंदर में तो वो इंजीनियरिंग का भूत रहता है, आईआईटी का या जेईई मेंस की तैयारी करता है। हम भी उसी तरह तैयारी कर रहे थे। कहीं न कहीं हम भी कई सारे कॉम्पिटिशन हमने भाग लिया, लेकिन कहीं न कहीं मैं किसी में मैं पास नहीं कर पाया। मैं अभी बताऊँ तो 33 से 34 कॉम्पिटिशन, जिसमें से नवोदय, सैनिक, सिमुलतला और भी कई सारे सुपर 30 हो गए। इन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं कहीं भी पास नहीं कर पाया। अब मुझे नहीं पता, मैं पढ़ने में ऐसा नहीं था कि मैं बेवकूफ़ था या फिर मैं डम्ब था, मैं पढ़ने में ठीक-ठाक था। मैं 10वीं की रिज़ल्ट भी मेरी बहुत बढ़िया आई थी, मेरी 12वीं की रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आई थी। लेकिन मैं वहाँ पास नहीं कर पाया। तो कहीं न कहीं एक निराशा थी, कहीं न कहीं एक उम्मीद था कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे को ये रास्ता मिला कि हम इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएँगे। फिर उस समय हमारी मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, तो हमें ये लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम है। फिर मैं वहाँ से लेके लेटर लिखा माननीय, जब मैं स्टेट लेवल पे जीता था तो मुझे एक टैब-वैब मिला था और उससे फिर हमने जो है कुछ मेल-वेल चलाना सीख लिया था और इंटरनेट का मैं थोड़ा बहुत उस समय यूज़ कर पा रहा था, ठीक है? और तभी जियो नया-नया लॉन्च हुआ था उस समय, तो उस समय इंटरनेट हमें फ्री में मिल जा रहा था। फिर मैंने न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अमेरिका में, उनको मेल लिखा, आज भी हमारे पास मेल पड़ा हुआ है। तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, आप हमारे यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। उस समय माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे। फिर हमने उनको कई सारे आज भी मेरे ट्विटर पे आप जाओगे तो स्टार्टिंग में मैंने उनको बहुत सारा टैग किया हुआ है कि सर हमने ऐसा रिसर्च किया है, मैंने ऐसा इन्वेंशन किया है, हमारी कुछ मदद कर दो। लेकिन कोई हमें रिप्लाई नहीं आया। लेकिन हमने उम्मीद नहीं हारी। मैंने कई सारे ड्राफ्ट भेजे
आप ये समझो कि मैंने उनको कई सारे लेटर लिखे, हमने पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उनके ऑफिस के एड्रेस पे मैंने भेजे कि सर हमारी मदद कर दो, हमारा ये इन्वेंशन है, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको बनाना था, मुझे एक लैब चाहिए। मैं उस समय एक लैब माँग रहा था, लेकिन ये सब कोई सुविधाएँ नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से दिल्ली निकल गया, एक भी पैसा नहीं था, मुझे नहीं पता दिल्ली में कैसे क्या करना है। मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ी, भागलपुर नवगछिया से मैंने ट्रेन पकड़ा। ट्रेन के जो जनरल डब्बे थे वो उसमें मैं बैठा, मेरे पास सच में पैसे नहीं थे और उस समय मैं वहाँ से निकल गया। दिल्ली में मेरा कोई नहीं था, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। लेकिन हमें ऑफ़िस का रहने में यहाँ का पता था और हमने वही 200-400 रुपए दोस्तों से इकट्ठे करके मैं यहाँ पर दिल्ली पे पहुँचा। दिल्ली में पहुँच के फिर मैं जो पीएमओ ऑफ़िस के सामने जो कर्तव्य पथ आज के समय में जाना जाता है, वहाँ पे जो सामने में ही 2 हरा हरा करके एक ग्राउंड है, ठीक है? जिसमें दोनों तरफ रहता है, एक तरफ मीडिया रहते हैं, एक तरफ ऐसे खाली रहता है। मैं वहाँ पे लगभग 5 से 10 दिन इंतज़ार किया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सुविधा नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैंने पीएमओ ऑफ़िस में जाने की कोशिश की, तो 3-4 बार प्रयास करने के बाद जो है हमारी एक बार जो है एंट्री हो गई थी। जो वहाँ के गार्ड थे वो हमें पहचान गए थे, तो उन्होंने जाने दिया था। फिर मैंने वहाँ के जो सलाहकार थे मोदी जी के उस समय के, फिर उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनको मैंने पूरा प्रोजेक्ट बताया, पूरा सिचुएशन बताया, तो फिर जाके उन्होंने जो है हमारी मदद की और फिर हमें जो है लेटर मिला हमारे यहाँ से कि हमें साइंस सेंटर जाने का हमें मौका मिला है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। लेकिन फिर भी मुझे आगे जो आगे पढ़ाई भी करनी थी, तो धीरे-धीरे हमारा जो है एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर में हमारी एंट्री हो गई, देहरादून के अंदर में। वहाँ पे मैं अपने मेंटर के अंदर में मैंने काम करना शुरू किया, तो हमने वहाँ पे रिसर्च किया बीएनसी, बीएनएफ के ऊपर, बनाना नैनो क्रिस्टल और बनाना नैनो फाइबर के ऊपर। तो इसी बीच में आ गई कोरोना और इसी बीच में हमने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसमें मैंने नासा को भी बहुत सारे लेटर लिखे, बहुत सारे मेल्स लिखा, तो वहाँ से भी हमको रिवर्ट आया, वहाँ से भी उन्होंने भी हमें एप्रिसिएशन दिया। फिर मैं सर बताता हूँ 2024 में मुझे मौका मिला था, नासा से इन्विटेशन आया था कि वहाँ पे जाने का, विज़िट करने का, उनके साथ काम करने का। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर में ये था कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश पे रह के कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो फिर मैंने अपने इसी देश को चुना। और लेकिन उसके बाद जो है कोरोना के टाइम पे ही हमें आर&डी डायरेक्टर के पोस्ट के लिए हमें ऑफ़र आ गया जयपुर से। फिर जयपुर में मैंने जॉइन किया, वहाँ से फिर उसके बाद हम पेपर इंडस्ट्री के लिए आ गए। तो हम फिर 2021 में जब सेकेंड वेव आया था, तो उस समय मैं दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कंपनी के अंदर में मैंने चीफ साइंटिस्ट के पोस्ट पे जॉइन किया। तो मैं इंडिया का यंगेस्ट चीफ साइंटिस्ट बन गया मात्र 22-23 साल की उम्र में। और आज के समय में मेरे पास फिर मैंने 2025 के जनवरी में मैंने रिज़ाइन देके मैंने खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम है जी ओरिजिन। जी ओरिजिन करती क्या है? जी ओरिजिन जो है वो एक जर्नी है। आप देखो 2008 में जो भी चीज़ मैंने सोचा, अब जी ओरिजिन 2022-25 2023-24 में हमने वो डेवलप करे। मुझे टोटल लगे गए कितने, पिछले 10 साल से मैं इसी क्षेत्र में आर&डी कर रहा हूँ। पिछले 10 साल के मेहनत के बाद मैंने वो प्रोडक्ट बना दिया, वो ऐसा डेवलपमेंट कर दिया उसी केले के पेड़ से कि आज मैं गर्व के साथ, जो मैंने पिताजी की आँखों में दर्द देखा था, जो मैंने पिताजी की आँखों में सपने देखे थे, उस सपनों को हमने पूरा कर दिया, उस दर्द को हमने पूरा किया, उस आँखों के आँसू को पोंछने का मैंने कोशिश किया। अपने पिताजी के साथ-साथ देश के करोड़ों किसान जो केले की खेती करते हैं, आज हमारे पास वो प्रोडक्ट है, वो इनोवेशन है, वो पेटेंट है, वो हमारे पास पूरा सिस्टम है कि हम वही केले का पेड़ आप हार्वेस्टिंग कर लो। आप क्या करो, केले का पेड़ हार्वेस्टिंग कर लो, देश के किसी भी कोने में आप इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ पे केले की खेती होती है, आप हार्वेस्टिंग करके जो वेस्ट बचता है, वो वेस्ट हमारी कंपनी को आप दे दो, हम आपसे खरीदेंगे। हम आपसे वो डेवलपमेंट करके वो हमने उससे खरीदने का कोशिश किया। तो एक सपना जो 2008 में देखा था और एक सपना जो 2025-26 में 17 साल की पूरी तपस्या, 17 साल की पूरे मेहनत को करके आज हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। आज मेरी खुद की कंपनी है, कई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप समझिए कि 50 करोड़ से रुपए ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमें मिला हुआ है और मैं अभी 10 टन पर डे कैपेसिटी का पूरा प्लांट अभी सेटअप कर रहा हूँ। अभी मैंने 1 टन का प्लांट हमने फरीदाबाद के अंदर पलवल में सेट किया हुआ है। इसका उद्घाटन पिछले 11 मार्च को हुआ था। 11 मार्च 2026 को उद्घाटन हुआ। मेरी कंपनी डेवलपमेंट हुई, करोड़ों 200-300 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन जो है आज के समय में हमारी कंपनी का है और हमने 10 टन का प्लांट लगाने का प्लान किया हुआ है। आगे चल के जो इंडस्ट्री है, हमने केले के पेड़ से जो है एक तरफ कहते हैं ना, एक तरफ केला का पेड़ डालेंगे, दूसरे तरफ से पल्प निकलेगा और पल्प से कई सारे डेवलपमेंट होगा, जैसे कि आपका टेबल वेयर का जो है थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट हमने डेवलप कर दिया है। हमने क्राफ्ट पेपर का डेवलपमेंट कर दिया है। हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर हमने डेवलप किया हुआ है और उसके बाद हमने जो है आपका डायपरिंग प्रोडक्ट जितने होते हैं वो हमने डेवलप किया हुआ है। आप टिश्यू पेपर से लेके डायपरिंग प्रोडक्ट से लेके आपके जो भी चीज़ें पेपर से बनती हैं
हमने वो सब चीज़ केमिकल फ्री डेवलप किया हुआ है। और देश का सबसे बड़ा जो आज के समय में मैं डाटा की बात करूँ, मैं नंबर्स की बात करूँ तो, और देश में जो किसान हैं लगभग 1.5 से 2 करोड़ किसान केले की खेती करते हैं, लगभग 5 से 7 करोड़ लोग इसके ऊपर जो है आश्रित है, लगभग 10 से 20 लाख हेक्टेयर में केले की खेती होती है, 15 से 20 करोड़ टन केले का पेड़ जो है हर साल बर्बाद होता है। हमारे इस इनोवेशन से उस सबका यूटिलाइज होगा। और एक प्लांट मेरा जो है 300 टन पर डे कैपेसिटी का प्लांट है, वो एक साल में लगभग 10 लाख पेड़ कटने से बचाने का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। तो और लगभग कई सारे किसानों की आमदनी किसानों की लगभग 2 गुनी हमने कर दिया है। जो केले का पेड़ किसान फेंकते थे, अब हमारे इस इनोवेशन से, हमारे इस प्रोडक्ट से वो किसान अब उससे हम खरीद रहे हैं, उनसे हम वो बाय कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनकम उनको हो रहा है। दूसरा जो वो मजदूर लगाते थे उसको काटने के लिए, वो पैसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में हम ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, तो किसानों को डायरेक्ट इनकम हो रहा है। और हमने कई सारे, एक प्लांट मेरे 300 टन में लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह से जॉब जनरेट हम लोग कर रहे हैं। तो एक इनोवेशन जो बच्चा 2008 में 7 से 8 साल की उम्र में देखा था, आज वो इतना बड़ा हो चुका है और आने वाले समय में इतना बड़ा हो जाएगा कि देश के अंदर में पल्प और पेपर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, वो है जी ओरिजिन। जी ओरिजिन एक सोच है, जी ओरिजिन एक डेवलपमेंट है, जी ओरिजिन एक उम्मीद है ऐसे किसानों के लिए जो आज के समय में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, ऐसे इनोवेशंस के लिए जो इनोवेशन तो है लेकिन वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके लिए पूरा का पूरा सुविधा, पूरे की पूरी सिस्टम आज हमारे साथ है। और हमारे साथ जो हमारे प्रमोटर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि तुम देश छोड़ के दूसरे देश क्यों नहीं चले गए। मेरा ये मकसद है कि मैं देश का पहला ऐसा साइंटिस्ट या पहला ऐसा इनोवेटर बनूं जो अपने इनोवेशंस को पूरी दुनिया में लेके जाए, क्योंकि वही केले का पेड़ था जो आज वेस्ट होता था, जो कल हमने इसको ग्रीन गोल्ड बना दिया। हमारी इस पूरी मुहिम का नाम है ग्रीन गोल्ड। एक हरा हमने सोना डेवलप किया है, इसके एक एक पार्ट का इस्तेमाल होता है। आज हमने इसके बाय प्रोडक्ट से, इसके सैप से हमने जो है सीएनजी डेवलप किया हुआ है, सीबीजी डेवलप किया हुआ है, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, एक छोटे से गांव से निकला हुआ बच्चा, आज के समय में देश के अंदर में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, एक ग्रीन इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। तो जब मैं कर सकता हूं तो मेरा मानना है कि दुनिया में, देश में, बिहार के कोई भी बच्चा कर सकता है, क्योंकि जो सुविधाएं आप लोगों को आज मिल रही है, वो सुविधाएं हमें कहीं ना कहीं नहीं मिली, लेकिन हमने हार नहीं माना। हमें बहुत जगह से दुत्कारना मिली, हमारे ऊपर कई कर्जे हो गए। ऐसा बात नहीं है कि हमारे ऊपर, हमने रिसर्च के लिए कई सारे लोन उठाए, लगभग 60 से 70 लाख रुपए हमने सिर्फ रिसर्च में इन्वेस्ट किया हुआ पिछले 4-5 सालों में। अगर मैं देखता कि सरकार हमें पैसे देगी तब काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी चीज़ों को खुद ही, जब तक आप डेवलप करके प्रूफ करके नहीं देंगे, तब तक लोग आपके जो है देख के सिर्फ शाबाशी ही देंगे। आपके साथ लोग तभी आएंगे जब आप उसको प्रूफ करेंगे। आज मैंने प्रूफ किया है, तो हमारे साथ कई सारे लोगों का काफिला है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी इनोवेशन हो, कोई भी रिसर्च हो और आप चाहते हैं उसको बड़ा बनाएं, तो आप हमारे से ज़रूर संपर्क करिएगा। 15 से 20 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बिजनेस है पल्प एंड पेपर का, और जिसमें 3 से 4 बिलियन का हम बाहर से लेकर आ सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं प्रोजेक्शन की, तो अगले 5 से 10 साल के अंदर में हम लगभग 10 से 20 हज़ार करोड़ की कंपनी को हम बना सकते हैं। इतना बड़ा इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई इसके अंदर में कम है। और बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे आपको जाना होता है। तो अभी के समय जो है देश के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे राइट टाइम है, सबसे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, इन्वेंशंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए सबसे सही समय आज का समय है। तो आज आप इसको शुरू करिए, आप अपने बिजनेस को, आप अपने डेवलपमेंट को शुरू करिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।